रिकॉर्ड ठीक हो गया जी। यस चले जी। सर। अच्छा बच्चा, बहुत अरसे के बाद ना या फर्स्ट टाइम कह लें कि इन द हिस्ट्री जो ऑयल है ना उसकी प्राइस इतनी गिरी है कि ऑयल की प्राइस नेगेटिव में चली गई है। अच्छा बच्चा, ऑयल जो होता है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ना स्पॉट पे नहीं बिकता। स्पॉट के से हमारी मुराद ये होती है कि ना ये अगर आज मैं चाहूँ ना इंटरनेशनल मार्केट में मुझे आज ऑयल दे दो, तो मुझे ना मोस्ट ऑफ द केसेस में आज ना ऑयल नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। तो उसके ना मोस्ट ऑफ द केसेस में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस देखनी है तो वी नीड टू गो टू डेरिवेटिव्स। ठीक है, उसके लिए हमारे पास ये शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज ग्रुप है, जहां पे हम जो है वो प्राइसेस उस तरह से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्रूड ऑयल की प्राइस उस तरह से जो है वो हमारी लाइक उस तरह से चल रही है, जिसमें ना दिन ब दिन जो है वो कमी आती जा रही है। ये नेगेटिव में भी उस तरह से जो है हमारे पास जो है वो चला गया हुआ था क्रूड ऑयल। ठीक है, तो क्रूड ऑयल की वजह से ना अल्टीमेटली बहुत सारे जो हमारे मामला है ना, ठीक है, बहुत सारे हमारे मामला हैं जो क्रूड ऑयल की वजह से वो कोई बहुत उस तरह से ना हमारे डेवलपिंग कंट्री के बहुत सारे मामला जो हैं वो क्रूड ऑयल की वजह से जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन इसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा पूरी दुनिया की ऑयल इंडस्ट्री में। लाइक अगर हम आजकल में अगर स्पेसिफिकली हम PSX डाटा पोर्टल पे जाके हमारी जो ऑयल इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका थोड़ा सा पास देखें, या हमारी जो सबसे बड़ी ब्लू चिप मानी जाती है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप इज द स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज कंपनी जो कि OGDC है। ठीक है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी है। तो इसकी स्टेटस में आपको ना नेगेटिव चेंज होती हुई नजर उस तरह से जो है वो आएगी। ठीक है, तो अगेन द थिंग इज कि ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट इस पे जो है वो नेगेटिव उस तरह से जो है वो आ रहा है। मतलब अल्टीमेटली क्या था कि हमारी ये वाहिद इंडस्ट्री थी जो अप्रैल में उस तरह से इम्प्रूव होना शुरू हुई थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये 2 दिन से 3 दिन से इसमें जो है वो नेगेटिव चेंज है वो आ रही हुई है। ठीक है, अच्छा हम स्पेसिफिकली अगर सेक्टर समरी में जाके ऑयल सेक्टर को ओवरऑल भी अगर देखें, ऑयल एंड गैस सेक्टर को, तो वहां पे भी नेगेटिव चेंज जो है आपकी जो है वो आ रही होगी जी। सपोज हम यहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज है। ठीक है, इसमें से भी देखें मोस्टली का जो है वो नेगेटिव चेंज उस तरह से मोस्टली की उसमें जो है वो ये सप्लायर ज्यादा होने की वजह से माइनस में आ रहा है। मुझे सप्लायर की बात नहीं है। मतलब देखो दो चीजें हैं, एक तो ना अल्टीमेटली जो हमारी डिमांड और सप्लाई सी चीजें जो है वो बूस्ट करती हैं। पहली चीज ये है कि सप्लाई ना मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई हुई है। सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा क्यों हो गई हुई है, ऑब्वियस सी बात है कि एक तो ना सऊदीया और रशिया की जो प्राइस वार चल रही थी जो कि फिलहाल थोड़ी सी ईज डाउन हो गई है, उस प्राइस वार की वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा ना डिमांड है नहीं। मतलब आपको पता है कि दुनिया की इकोनॉमी बंद पड़ी है, तो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के मामला भी बंद हैं, मोस्टली बाकी चीजें भी सारी की सारी बंद है, तो ऑयल की डिमांड नहीं रही। अब ऑब्वियस सी बात है, इफ यू हैव गॉट द ऑयल तो आपको उस ऑयल को स्टोर करना है। अब उसकी स्टोरेज की कॉस्ट ऐड हो रही है उसमें, और जनरली ऑयल इतना ज्यादा है कि एवरीबडी वांट्स टू सेल। तो जब हर कोई सेल करने की कोशिश कर रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, ऊपर से स्टोरेज की कॉस्ट पड़ रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना इसकी प्राइस बहुत गिर गई है। अच्छा अब यहाँ पे ना जो सस्टेन कर रही हैं वो अगेन जो सऊदी अरब की कंपनीज हैं उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन जो USA की कंपनीज है ना उनकी ऑयल एक्सट्रैक्शन की कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो अगेन हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे हम अगर शेल की शेयर प्राइस देखें, ठीक है, ये इंटरनेशनल रॉयल डच शेल की शेयर प्राइस उस तरह से ये भी आपके सामने ना, इसमें भी कमी आपको नजर उस तरह से जो है वो आएगी। सर वो कह रहे हैं कि काफी कनेक्ट नहीं हो रहा है मुझसे सर, सर। काफी लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा। क्यों क्यों? पता नहीं सर, मेरा भी एक आईडी से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो अब मैं दोबारा दूसरी आईडी से है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अच्छा इसमें फिर ये है बच्चा अगेन कि मैं ना आप लोगों को अल्टरनेटिव दे देता हूँ। अल्टरनेटिव से मेरी मुराद ये है कि मैं आप लोगों को एक ना इसकी की और पासवर्ड वगैरह होता है, ठीक है, वो देता हूँ ताकि आप लोग जो है कनेक्ट कर सकें।
अच्छा जी, यहाँ पे है जी हमारे पास कितने गया व्हाट्सएप मेरा, हमारे पास ये मीटिंग आईडी है जी, यस और ये हमारे पास आई गेस के पासवर्ड है। वैसे लिंक से हो जाना चाहिए एज सच, अगर तो पासवर्ड मांग रहा है तो आई गेस के ये पासवर्ड जो है ये चल जाएगा उसमें भी। ठीक है, तो इससे ट्राई कर लें बच्चे, या फिर ये है कि बार बार ट्राई करते रहें। तो इस वजह से ना मैं बार बार ट्राई करते रहें तो आपके जो है वो इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। बाकी अल्टीमेटली वीडियो अवेलेबल है। जी ठीक है, अच्छा यस तो सर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लाइक इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री। तो बच्चा अगेन देखिए, डिमांड और सप्लाई है। सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है। यूएसए में स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो एवरी कंपनी वांट्स टू सेल। तो every एवरी कंपनी every वांट्स टू every सेल। every 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 ठीक है जी, तो हर कंपनी जो है वो सेल करना चाह रही है। इस वजह से आपकी जो प्राइसेस हैं वो उस तरह से जो है वो गिर रही हैं। स्पेसिफिकली अगर हम यूएसए की ऑयल कंपनीज को उस तरह से देखें, यूएसए की ऑयल कंपनीज को अगर हम देखें, उनके नेम्स को थोड़ा सा सर्च करें हम, तो हम देख सकते, हम मतलब अगेन इसमें आपकी ऑयल कंपनीज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे ना क्लियरली ना आज से पहले भी ना उनकी यार से यूएस ऑयल कंपनीज आर अमंग आर मोस्ट एट रिस्क इन डेंजर जोन, क्योंकि उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, ऑयल कंपनीज टर्न नेगेटिव, 100 ऑफ यूएस ऑयल कंपनीज विल गो बैंकरप्ट। ठीक है, तो अगेन द थिंग इज के इनकी जो कंपनीज हैं ऑयल कंपनीज, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में दे आर एक्सपेक्टेड कि वो सारी की सारी जो है वो दे विल, शेवरॉन को देखते हैं नहीं हम, दे विल बी बैंकरप्ट, जो छोटी कंपनीज है। ठीक है, और बड़ी कंपनीज के लिए भी काफी ज्यादा सारा मुश्किल जो है वो होगा इस सारे के सारे क्राइसिस को उस तरह से जो है वो सस्टेन करना। ठीक है, और देखिए कि सर अगेन ये सर प्राइस, हाँ हाँ एक्सक्यूज हाँ मी जी, सर हाँ जी। सर ये ऑयल की वजह से फ्यूचर में सऊदीया की क्या मार्केट का हिसाब है वो यार सऊदीया को ना देखिए, सऊदी अरब का जो इशू है ना, सऊदी अरब ऑयल की वजह से सर अदर सेक्टर जो है उनके नहीं, उन उनके पे इफेक्ट आएगा इसका। देखिए उनका ना सऊदीया का अदर सेक्टर है ही कोई नहीं। ऐसा सऊदीया के ना दो सेक्टर्स हैं इस टाइम, एक सेक्टर है ऑयल सेक्टर और दूसरा सेक्टर है उनके पास रिलीजन सेक्टर। ठीक है, तो अब की दफा ऑयल सेक्टर में अगेन अगर देखा जाए तो उनके पास ना ऑयल बहुत ज्यादा है, उनका ऑयल ना बहुत चीप है एक्सट्रैक्ट करना, उनके लिए ऑयल निकालना बहुत इजी है। और वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो ना बहुत इजी इंस्टॉलमेंट्स पे भी ऑयल दे देते हैं, मतलब पाकिस्तान को इस तरह से वो ऑयल दे देते हैं कभी भी। ठीक है, अब सही यूएसए की जो कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेशन हैं, वो इस तरह से नहीं कर सकती, एक चीज। अच्छा, दूसरा ऑब्वियस ही बात है कि उनके साथ ना उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी हैं। लाइक पाकिस्तान जो है वो यूएसए की कंपनी से ऑयल नहीं खरीदेगा कभी भी, पाकिस्तान सऊदी अरब से ऑयल खरीदेगा हमेशा से। तो सऊदी अरब ना इस एरिया में बहुत ज्यादा ऑयल उस तरह से जो है वो प्रोड्यूस करके जो है वो देता है। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अब ट्रेडिंग हब्स देखे ना तो सऊदी अरब को यूरोप भी करीब पड़ता है, सऊदी अरब को इस साइड से चाइना भी उस तरह से जो है वो करीब पड़ता है। तो अल्टीमेटली उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी उतनी ज्यादा नहीं है। यूएसए की ना एक तो एक्सप्लोरेशन कॉस्ट ज्यादा है, मतलब उन्होंने ना टाइम से ऑयल निकाल लिया था, अब जो ऑयल निकाल रहे हैं बड़ा महंगा एक्सट्रैक्ट होता है, एक तो वो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो प्राइस ना इतनी गिर गई है कि उनकी ना कॉस्ट ही कवर नहीं होती, एक चीज। दूसरा, अगर वो ऑयल निकाल लें तो उस ऑयल को स्टोर करना है, उसकी स्टोरेज की एक्स्ट्रा से अलग से कॉस्ट उस तरह से जो है वो पड़ रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इस पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर ऑयल इंडस्ट्री पे उस तरह से जो है हम कहते हैं कि बिल्ड उस तरह से जो है हो रहा है। ठीक है, तो ये एक ना जनरल सिनेरियो है जो कि ऑयल इंडस्ट्री का आजकल जो है वो चल रहा है। अच्छा, दूसरा ना हम अगर पीएसएक्स की बात करें तो पीएसएक्स में भी अगेन पिछले 2 दिन से ना
अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, मतलब हमारा ना बहुत ज्यादा इंडेक्स इंक्रीज कर रहा, ना बहुत ज्यादा इंडेक्स डिक्रीज कर रहा। कल भी थोड़ी सी नेगेटिव एक्टिविटी थी, आज भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी नेगेटिव एक्टिविटी है, सिर्फ 48 पॉइंट्स में कमी जो है वो उस तरह से जो है वो हुई है। इसमें अगेन अगर आप देखें तो ओजीडीसी यहाँ पे है, ये डिक्लाइंस में से है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टॉप एडवांसेस देखें तो ये आप देखेंगे कि इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है, थोड़ा सा स्पिनिंग सेक्टर है, इसमें करेक्शन भी हो रही है। हम सीमेंट सेक्टर में जो एकदम पॉजिटिव चेंज आया था ना, वो थोड़ा सा रिवर्ट हुआ है, इसको हम करेक्शन बोलते हैं। कि पहले लोगों ने एक्साइटमेंट में ना बहुत ज्यादा महंगे शेयर्स खरीद लिए, अब उन्हें ना एक्चुअल में प्राइस थोड़ी सी रियलाइज हुई है, तो वो ना करेक्शन की तरफ मार्केट उस तरह से जो है वो जा रही है, तो वो भी ना शेयर उस तरह से जो है स्टेगनेंट हो गए। तो पिछले 2 दिन से ना कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी देखने में नजर नहीं आई। आप ना वॉल्यूम देखें, सिर्फ ये जो एक स्पेसिफिक हम नेटवर्क है इसमें इसके काफी ज्यादा सारे शेयर ट्रेड हुए, बाकी 21,000 2,000 500 शेयर, ठीक है, 1000 शेयर, ठीक है, 500 शेयर। नेगेटिव साइड में भी आप देखें कि आपको ना बहुत ज्यादा एक्टिविटी नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी क्योंकि नजर नहीं आ रही, तो व्हाट पीपल आर डूइंग, दे आर जस्ट सीइंग कि क्या हो रहा है। गवर्नमेंट आज कोई चीज अगर पॉजिटिव अनाउंस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मामला हमारे जो है इंप्रूव की तरफ चले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट आज लॉकडाउन को सख्त करती है तो हमारे मामला जो है नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया है कि जो केसेस हैं पाकिस्तान में वो बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड वी डोंट नो कि इन द फ्यूचर जो है वो किस साइड पे जो है मामला बैठते हैं। तो मार्केट में भी इस टाइम अगर देखा जाए तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो मार्केट में पीपल आर सीइंग कि व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। गोल्ड की प्राइस में उस तरह से जो है वो इजाफा जो है वो हो गया है। ये ना गंदी हरकतें जो है ना ये ना करो, ठीक है। मतलब जिसने क्लास नहीं लेनी वो क्या कर सकता है, वो क्लास को उस तरह से क्विट कर सकता है, ठीक है। मैं अटेंडेंस वगैरह भी उस तरह से लेता, बाकी मामला भी नहीं। इस तरह की हरकतें ना किया करो। म्यूट कर रहा हूँ जी मैं सबको। हुज़ैफा, हुज़ैफा बेटा, ये जो गंदी हरकतें हैं ना तुम्हारी, ये ना नजर आ रही होती हैं। मैं फिर वही करूंगा, मैं जलील करूंगा तो फिर ठीक रहोगे, या मैं अगेन बाद में जो मामला में मैंने करने हैं खराब, वो फिर ठीक रहोगे तुम लोग। इस तरह की हरकतें ना नहीं करते होते, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को अल्लाह भला करे म्यूट कर दिया है, ताकि ये गंदी लादें जो हैं ये कफन पाड़ के बाहर ना आए, ठीक है। चलें जी, ये हमारे मार्केट राउंड अप का सेशन था। इसके बाद हम ना थोड़ा एक्चुअल में जो हमारी टीचिंग है उसकी तरफ आते हैं, ठीक है। इसकी स्लाइड्स भी आप लोगों को अवेल हो जाएंगी जी। थर्ड स्लाइड है हमारी, इसमें हमने ना सिक्योरिटीज मार्केट के फंक्शंस को थोड़ा सा देखना है कि सिक्योरिटीज मार्केट किस तरह से ऑपरेट करती हैं। स्पेसिफिकली इसमें जो ट्रिकी पार्ट है दैट इज प्राइस डिस्कवरी पार्ट, के मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो कैसे होती है, ठीक है, या मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है वो कैसे चल रही होती है। बिफोर वी गो इनटू दैट, हमें मार्केट के थोड़े से ना फंक्शंस या मार्केट का थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली क्या है? सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली इज ए प्लेस विद मेनी बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा बायर्स होंगे, जितने ज्यादा सेलर्स होंगे, उतनी ही वो मार्केट अच्छी होगी, ठीक है। तो एक अच्छी मार्केट के लिए क्या जरूरी है? ए लॉट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। और प्राइस उसमें किस तरह से डिटरमिन होती है? प्राइस ना डिमांड और सप्लाई से डिटरमिन होती है। मतलब जनरली स्पीकिंग जो एक अच्छी मार्केट होती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना वो बोली वाली होती है। क्या होता है कि काफी ज्यादा सारे बायर और सेलर एक जगह इकट्ठे होते हैं और फिर ना बोली लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम ऑक्शन मार्केट बोलते हैं। अब बोली लगना शुरू हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तो ज्यादा लोग उस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्राइस बढ़ती चली जाती है, अगर कम लोग उस चीज में इंटरेस्टेड हैं तो प्राइस जो है उसकी गिर जाती है जी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस हैं उनके इंटरसेक्शन से एक अच्छी मार्केट में प्राइस डिटरमिन होती है, ठीक है। दूसरा मार्केट क्या करती है? मार्केट आल्सो प्रोवाइड्स टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस, वॉल्यूम, बाई एंड सेल ऑर्डर्स। मतलब मार्केट में ना लोगों को पता होता है कि प्राइस क्या है, कल प्राइस क्या थी, पिछली ट्रेड की प्राइस क्या थी, वॉल्यूम क्या है इसका। जिस तरह से भी हमने एक मार्केट में गए, हमने देखा कि मुख्तलिफ शेयर्स के वॉल्यूम्स जो है डिफरेंट हैं, बाई और सेल के ऑर्डर्स कितने हैं।
अगर बाई के ऑर्डर ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, अगर सेल के ऑर्डर ज्यादा हैं तो इसका मतलब प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। दूसरा, हमारी जो एक अच्छी मार्केट होती है उसकी लिक्विडिटी भी अच्छी होती है जी, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि उसकी अगेन उसकी मार्केटेबिलिटी, मतलब वो चीज फौरन बिक सकती है, ये मार्केटेबिलिटी है जी। और आपके पास अगर रियल एस्टेट है ना, कोई अच्छा कॉर्नर प्लॉट है, तो आप फौरन उसे जाके बेच सकते हैं, ये उसकी मार्केटेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइस भी कंटिन्यू रहेगी उसकी। प्राइस कंटिन्यूटी या मार्केट डेप्थ से मुराद ये है कि आप जब बेचने जाओ ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेचने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना पड़े। मतलब सिंपली अगर आपके पास एक अच्छा कॉर्नर प्लॉट है और आप उसे फौरन बेचना चाहेंगे, तो डीलर कहेगा कि आप मुझे बेच दो, लेकिन वो आपको प्राइस कम देगा। तो ये जो प्राइस कम देगा, ये यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि मार्केट में ना फिर डेप्थ नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो है वो लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारी मार्केट जो है वो अच्छी मार्केट है तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब कि उसमें जो कमीशन है, ठीक है, उसमें जो इंफॉर्मेशन सीकिंग की कॉस्ट है, उसमें जो कमीशन की कॉस्ट है, जो एजेंट आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप उनको कमीशन दे रहे हैं, इसकी कॉस्ट काफी कम होती है। इसे हम इंटरनल एफिशिएंसी जो है बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट इन प्राइसेस एंड प्राइसेस रैपिडली एडजस्ट टू न्यू इंफॉर्मेशन। इसको हम एक्सटर्नल या इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी भी बोलते हैं। इसकी बेस पे एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी भी है। तो होता क्या है कि जैसे ही मार्केट में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, जिस तरह से कोरोना की इन्फॉर्मेशन आई, फौरन प्राइस एडजस्ट होगी। इसी तरह से हमारी सीमेंट सेक्टर खुला था, तो आपने देखा था कि एकदम से ना एक दिन के अंदर अंदर प्राइसेस एडजस्ट हो गई थी, ठीक है। इसी तरह से आजकल अगर आप देखेंगे तो जो है या तो वो करेक्शन आ रही है, या अगेन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी सीमेंट सेक्टर में उस तरह से नजर जो है वो नहीं आ रही। आजकल आपकी एक्टिविटी ज्यादा होगी ऑयल एंड गैस सेक्टर में। ऑयल एंड गैस सेक्टर की नई इन्फॉर्मेशन कल परसों आई है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी जो प्राइस है वो रैपिडली एडजस्ट होगी। तो एक अच्छी मार्केट में जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, प्राइस फौरन उस इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड करती है और अपने एक्यूरेट एक्चुअल लेवल पे एडजस्ट कर जाती है, ठीक है। तो हमारे पास बच्चा दो किस्म की मार्केट्स हैं, एक को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं और एक को हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो नई सिक्योरिटीज है ना वो इशू होती है। मतलब ये प्राइमरीली जो मार्केट होती है, ये फ्रॉम कंपनी टू इन्वेस्टर मार्केट होती है। कंपनी ने पहली दफा सिक्योरिटीज बेचनी है, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी जो है वो सिक्योरिटीज नई बनाएगी और लोगों को, इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करेगी, प्रोस्पेक्टस देगी, इन्वेस्टर उसमें जो है वो उन सिक्योरिटीज को खरीदेंगे। तो एक दफा प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी जो है जब इशू हो जाए, तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में उस तरह से जो है बाद में सबसिक्वेंटली ट्रेड होती है। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू होती हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है ना वो इसको फैसिलिटेट करता है। मतलब एक कंपनी है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है, वो उस शेयर को प्राइस करता है। मतलब वो बताता है कि ये शेयर इतने का बिक सकता है आजकल के मार्केट सिनेरियो के मुताबिक। फिर वो अगेन इस शेयर की इश्यूएंस जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, अप्रूवल्स लेके देता है, एडवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करता है, और अल्टीमेटली एक बैंक्स का चैनल बनाता है जिनके थ्रू सब्सक्रिप्शन इनवाइट होती हैं और अल्टीमेटली सिक्योरिटीज जो है वो बिक जाती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर प्राइमरीली क्या कर रहा होता है, वो फैसिलिटेट कर रहा होता है क्रिएशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट ना वैसे एग्जिस्ट नहीं करती कहीं भी। सपोज स्टॉक मार्केट जो है प्राइमरी मार्केट नहीं है, ये सेकेंडरी मार्केट है। तो प्राइमरी मार्केट एक्टिव होती है फॉर द टाइम बिंग, जैसे ही कोई नई सिक्योरिटी कोई कंपनी इशू करने लगती है, और जैसे ही वो सिक्योरिटी इशू हो जाती है तो मार्केट जो है वाइंड अप हो जाती है, ठीक है। तो ये अगेन कौन करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। दूसरा ना, समटाइम्स कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी करती हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट्स ये हैं कि जिस तरह से हम एनआईटी के बारे में पढ़ते रहते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इनको ना हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ना बड़े लार्ज इन्वेस्टर होते हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो ज्यादा सारे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास ना जाएं, कोई प्राइवेट कंपनी है वो अपने आप को पब्लिक कराना चाहती है, तो वो पहला जो इशू करे ना वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू कर दे। समटाइम्स इन्वेस्टमेंट बैंकर भी प्राइवेट प्लेसमेंट्स की तरफ जो है हो जाते हैं। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको ना बहुत ज्यादा किच पिच नहीं करनी पड़ती। आपको अल्टीमेटली क्या है कि एक आप बड़े इन्वेस्टर के पास गए और आपने एक ब्लॉक ऑफ शेयर्स जो है उस बड़े इन्वेस्टर को बेच दिया। इसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगेन बचा वही ना, बार्गेनिंग पावर होती है कि किसकी कितनी बार्गेनिंग पावर है। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट आप करना चाह रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको मार्केट के जितनी प्राइस नहीं मिलेगी, आपको सिक्योरिटीज थोड़ी सी सस्ती बेचनी पड़ेगी।
ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन एंड डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स, आपको प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ आप समटाइम्स उस तरह से जो है वो जाते हैं। इसके बाद बच्चा हमारी सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट में क्या है कि आपकी वो सिक्योरिटीज जो प्राइमरी मार्केट में इशू हो चुकी होती हैं, आज हो, कल हो, साल पहले हुई हैं, 5 साल पहले हुई हैं, 50 साल पहले हुई हैं, ये सिक्योरिटीज जो है ये सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो है उस तरह से होती है। ठीक है, मैं प्राइमरी मार्केट में क्या है, फ्रॉम कंपनी टू इन्वेस्टर है, और सेकेंडरी मार्केट में फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, उस तरह से जो है वो आपकी ट्रेडिंग जो है वो चल रही होती है जी। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है ना, इसको हम ना बोलते हैं गोइंग पब्लिक। ये कंपनी है जो कि भी प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या सिंपल एक छोटी कंपनी है, वो कंपनी ना अपने शेयर बेचना चाह रही है, वो पब्लिक की तरफ जाना चाह रही है। अब पब्लिक होने का फायदा क्या होता है? पब्लिक होने का फायदा ये होता है कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा फंडिंग आ जाती है, वो बेइंतहा पैसा आ जाता है हमारे पास, जिसको हम इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर में कंपनी को बहुत ज्यादा तरीके से ग्रो करा सकते हैं। मतलब सिंपली कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी उस हद तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक उसके पास बहुत ज्यादा फंड्स ना हो। मतलब आप देखें दुनिया में जितने भी कामयाब एंटरप्रेन्योर्स गुजरे हैं इन द पास्ट, इसमें स्टीव जॉब्स है, बिल गेट्स है, इसके अलावा जो है वो जैक मा है, इसके अलावा जो है वो जेफ बीजोस है, ठीक है। इसी तरह से इंडिया में टाटा फैमिली है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान में निशात ग्रुप के ओनर जो है मियां मंशा साहब हैं। ये सारे के सारे ना ये पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को चलाते हैं। निशात ग्रुप की अगर आप कंपनीज देखें ना, निशात ग्रुप में डीजी सीमेंट भी है, निशात ग्रुप में निशात पावर भी है, उसमें निशात मिल्स भी है, ठीक है। उसमें आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी है एक, ठीक है। तो निशात ग्रुप की ना बहुत ज्यादा बेइंतहा वेंचर है, जिसमें से कुछ पब्लिक है और कुछ प्राइवेट भी है। लेकिन उनके जो बड़े वेंचर हैं, जो कि फेमस हैं, जो कि मशहूर है, जो कि ज्यादा सारा कुछ कमाते हैं, वो सारे के सारे ना प्राइवेट वेंचर है। मतलब एमसीबी है, डीजी सीमेंट है, ठीक है। ये वो कंपनी है जो कि अपनी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो उस तरह से कंसीडर होती हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्लू चिप कंपनी उस तरह से कंसीडर होती है। तो ये ब्लू चिप्स क्यों है? क्योंकि इसमें पब्लिक ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी पब्लिक की तरफ जाती है, उसके पास फंडिंग बेतहाशा आ जाती है, वो अपने ग्रोथ के प्लान्स को इजीली इनिशिएट कर सकती है, और जो इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर है वो अपना रिस्क भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। मैं अल्टीमेटली द थिंग इज कि अगर मेरे पास एक कंपनी है तो एक कंपनी तो डूब भी सकती है ना। तो अगर एक एंटरप्रेन्योर जैसा मियां मंशा साहब हैं, उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है एमसीबी के थ्रू, उन्होंने सीमेंट सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है डीजी सीमेंट के थ्रू, उन्होंने जो है वो अगेन टेक्सटाइल सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है निशात मिल्स के थ्रू, उन्होंने पावर सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है निशात पावर के थ्रू, और इसके अलावा उनका कीजन और लाल पीर कंपनी है उसके थ्रू। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखा हुआ है, ठीक है। तो अगेन आपकी जो गोइंग पब्लिक है उसके लिए कंपनी को आईपीओ करना पड़ता है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पाकिस्तान में आईपीओ रिलेटिवली कम है, रिसेंट ईयर्स में और कम है, क्योंकि देखो जब स्टॉक मार्केट डिक्लाइन की तरफ जा रही हो ना तो आईपीओ नहीं होते या कम होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट नीचे जा रही है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आईपीओ करूंगा तो मेरे शेयर सस्ते बिकेंगे। तो नोबडी वुड लाइक कि वो अपनी सिक्योरिटी को सस्ता बेचे, मतलब ज्यादा सिक्योरिटी इश्यू करके कम पैसे अर्न करे, कम पैसे कलेक्ट करे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट ऊपर जा रही हो तो आईपीओ ज्यादा होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, बुल ट्रेंड मार्केट में चल रहा होता है। तो ऑप्टिमिज्म के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि आप ना अच्छी प्राइस पे शेयर बेच सकते हो, ज्यादा सारे पैसे उस तरह से आप जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो अगेन अगर हम पहली बार सिक्योरिटीज को इशू करें पब्लिक को तो इसको हम आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। अगर हम सबसीक्वेंट इशू करें, मतलब एक दफा मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है बना ली, पहली दफा मैंने 1000 शेयर इशू किए, वो शेयर बिक गए, 5 साल के बाद मुझे दोबारा से शेयर इशू करके पैसे रेज करने की जरूरत पड़ी, उसको हम एसईओ या सीजनड इक्विटी ऑफरिंग जो है बोलते हैं, ठीक है। तो पहली दफा आईपीओ, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब आप पब्लिक जा रहे होते हैं, और सब्सिक्वेंटली आप जो है वो एसईओ करते हो, तो ये सब्सिक्वेंट इशूइंग आफ्टर आईपीओ जो है ये जो है उस तरह से जो है वो आपकी एसईओ कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है जी, इन्वेस्टमेंट बैंकर मोस्टली अंडरराइट द इशू। अब अंडरराइट का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर ना सिर्फ उसे डिजाइन करता है, एडवाइस करता है, बल्कि बेचने का इंतजाम भी करता है।
बेचने के इंतजाम से हमारी मुराद ये है कि अल्टीमेटली अगर शेयर नहीं बिकते तो इन्वेस्टमेंट बैंकर खुद खरीद लेता है और इस चीज का वो अंडरराइटिंग कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, अब सिंपली इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर एडवाइजेस ऑन डिजाइन ऑफ सिक्योरिटी, कि किस टर्म पे बिकेगी, किस प्राइस पे बिकेगी। अगर सपोज आपने बॉन्ड इशू करने हैं सपोज, तो वो बॉन्ड भी इशू हो सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में बॉन्ड इशू में कौन कौन सी जो है वो सिक्योरिटीज आपको अटैच करनी है। शेयर जब आपने इशू करने हैं तो शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी पार वैल्यू क्या होगी, मार्केट में वो कितनी प्राइस उस तरह से लेगा, उसके वोटिंग राइट्स कितने होंगे, एंड ऑल दोज टर्म्स। ठीक है, इसी तरह से वो रिस्क बेयरिंग भी करता है, मतलब अगर सिक्योरिटीज नहीं बिकती तो वो सिक्योरिटीज खरीदने के लिए भी ऑन ए गारंटीड प्राइस वो सिक्योरिटी खरीदने के लिए भी उस तरह से जो है वो रेडी रहता है। तीसरा, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेटअप करता है। मतलब सपोज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा या सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो आरिफ हबीब है जी। ठीक है जी, आरिफ हबीब जो है ना वो हमारे यहाँ के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, आरिफ हबीब लिमिटेड। ठीक है, तो अगर आप आरिफ हबीब लिमिटेड की तरफ जाएंगे ना तो आपको इनके क्लाइंट्स वगैरह सारे के सारे उस तरह से आइडिया जो है वो आपका हो जाएगा कि आरिफ हबीब जो है वो क्या करते हैं। आजकल ये जो आईपीओ शाईपीओ कर रहे होंगे ना, उसका प्रॉस्पेक्टस भी यहाँ पे जो है वो आपको शो जो है वो हो रहा होता है। देखिए आजकल ये टीपीएल ट्रैकर जो है ना उसका प्रॉस्पेक्टस पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं टीपीएल ट्रैकर को, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं। आजकल ये टीपीएल ट्रैकर को उस तरह से जो है वो कर रहे हैं जी। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सहूलियात भी उस तरह से फ्राहम करते हैं आरिफ हबीब वाले। तो यू कैन सी के ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या उस तरह से जो है वो किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। तो सिलेक्टेड इनकी है, इन्होंने मेपल लीफ का किया हुआ है। ठीक है, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी का किया हुआ है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का किया हुआ है, रोशन पैकेजेस का इन्होंने आईपीओ किया है, हाईटेक कंपनी का इन्होंने आईपीओ किया है। मतलब ये सारी की सारी ना इनकी जो सक्सेस स्टोरीज है इन्होंने वो उस तरह से जो है यहाँ पे दी हुई है। हबीब बैंक के टीएफसी टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, इसको हम बॉन्ड बोलते हैं, वो इन्होंने इशू किए हुए। बैंक्स के राइट इशू, सुनहरी बैंक का टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, डेस्कॉन जो है उसका अंडरराइटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब अगेन द थिंग इज ये इनकी ना सिलेक्टेड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आप उस तरह से देख सकते हैं। तो हर उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। हमारे यहाँ जेएस इन्वेस्टमेंट बैंक है, आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट बैंक है, और भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं जो कि सारी की सारी हमें जो है वो सिंपली और भी हमें मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड जो है वो कर रहे होते हैं रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, तो हम प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि हम ना डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूशनल या बड़े इन्वेस्टर को शेयर बेच दें, तो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक इशू आ जाता है अंडर प्राइसिंग का। मतलब मोस्टली कहा यह जाता है कि जो आईपीओज होते हैं, देखो आईपीओ का ना मार्केट में किसी को इसकी प्राइस का नहीं पता होता। एसईओ जो है ना, सीजन इक्विटी ऑफरिंग, मार्केट में ऑलरेडी ये कंपनी चल रही है, उस कंपनी की प्राइस हर किसी को पता है, उस कंपनी की ट्रेडिंग पैटर्न हर किसी को पता है, उस कंपनी का फ्यूचर पास हर किसी का आइडिया जो है वो लोगों को होता है। तो सीजन इक्विटी ऑफरिंग की प्राइसिंग का इतना मसला नहीं होता। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की प्राइसिंग का मसला होता है कि किस प्राइस पे ऑफर की जाए। अब यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको डिजाइन, आपको एडवाइस करता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है ना वो रोड शोज करता है, मतलब सिंपली वो बुक बिल्डिंग करता है, वो मुख्तलिफ बड़े इन्वेस्टर से ना बिड्स लेता है ताकि उसको ना प्राइसिंग का उस तरह से आइडिया जो है वो हो जाए। अब कहा यह जाता है या एविडेंस ये कहती है कि मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अंडर प्राइस करते हैं जी इश्यूज को, मतलब कि वो इशू को ना सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं। इससे मतलब क्यों सस्ता बेचने की कोशिश करते हैं, इसकी ना अगेन दो तीन रीजन होती हैं। पहली रीजन ये है इसकी स्पेसिफिकली कि इन्वेस्टमेंट बैंकर जो होता है ना, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली कंपनीज होती हैं। तो कंपनी ने बार बार आना है, सॉरी उनके क्लाइंट्स मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर ने बार बार आना है इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास फॉर ब्रोकरेज, फॉर शेयर परचेज एंड सेलिंग। तो अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ अच्छा होगा ना, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब मैंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया आरिफ हबीब के पिछले दफा और मेरे शेयर की प्राइस फौरन बढ़ गई, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बार आईपीओ का इंतजार करूंगा कि जैसे ही आरिफ हबीब आईपीओ निकालेगा मैं उसके आईपीओ को परचेज करने की कोशिश जो है वो करूंगा। कंपनी ने जो है वो वंस इन ए ब्लू मून 5 साल बाद 10 साल बाद, कोई कुछ कंपनियां पूरी जिंदगी में एक बार जो है वो आईपीओ करती हैं, ठीक है, या शेयर उस तरह से जो है वो इशू करती हैं। तो अल्टीमेटली कोशिश ये की जाती है या इन्वेस्टमेंट बैंकर कोशिश ये करता है
कि वो इन्वेस्टर को फायदा दे, ताकि ना इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रहे, वो हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट शो करे और अल्टीमेटली वो जो है वो शेयर खरीदने की उस तरह से कोशिश जो है उस तरह से करे जी। ठीक है, इसके अलावा अल्टीमेटली इसकी और भी कुछ थ्योरीज हैं, उसमें विनर्स कर्स भी है, मतलब इसमें विनर्स कर्स की एक थ्योरी जो है वो कही जाती है, वो कहती है कि अंडर प्राइसिंग नहीं होती, एक्चुअल में ओवर प्राइसिंग होती है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैस्केडिंग है कि आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते रहते हैं और इन द एंड यू आर प्री ऑक्युपाइड और मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पोटेंशियल ऑफ ए सिक्योरिटी, और आप सिक्योरिटी को महंगा बेच देते हैं। अब विनर्स कर्स क्या है कि अल्टीमेटली जब आप बिडिंग कर रहे हैं ना और आप चाहते हैं कि आपको शेयर मिल जाए, तो आप ज्यादा से ज्यादा बिड करेंगे, तो समटाइम ये होता है कि आप एक्चुअल प्राइस को भी सरपास कर देते हैं। तो यहाँ पे ना अगेन डिफरेंट थ्योरीज हैं। हमारा ना एज सच अभी इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन थ्योरीज के साथ कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो नहीं है, लेकिन हमें बस ये आइडिया होना चाहिए कि मोस्टली इट इज सेड कि आपके जो आईपीओज हैं वो अंडर प्राइस्ड होते हैं। ठीक है, हम एक आईपीओ को देखेंगे भी पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तानी सिनेरियो में ना अगर आप आईपीओ या पब्लिक ऑफरिंग के डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक है हमारे पास, इसके ना कंपनी के जो कंपनीज एक्ट है 2017 में, उसके साथ ही ये पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन भी है 2017 का। आप डिटेल्स के लिए इसको जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपकमिंग आईपीओज को देखना चाहें ना पाकिस्तान में, तो हमारे यहाँ ना 2-3 अपकमिंग आईपीओज हैं जो कि इस टाइम पे जो है वो मतलब दे आर अबाउट टू बी फ्लोटेड। उसमें से एक अगेन ये ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड है। ये ऑलरेडी एक कंपनी है जो कि काम कर रही है मीट का, और ये मीट प्रोसेस करके ये ना एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से ये सदाकत लिमिटेड है। इसी तरह से हमारे पास रेनाकॉन फार्मा लिमिटेड है। ये 3 कंपनीज का जो अपकमिंग आईपीओ है ये इनका होने वाला है, लेकिन ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इनके मामला जो है उस तरह से रुके हुए हैं। अच्छा, हर कंपनी जो कि आईपीओ करती है ना, वो क्या करती है, वो अल्टीमेटली ना अपनी एक ना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जिस तरह से अभी हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर हम आरिफ हबीब के पास गए थे, तो यहाँ पे भी इन्होंने ना एक प्रोस्पेक्टस शो कराया हुआ था हमें टीपीएल ट्रैकर कंपनी का। ठीक है, ये टीपीएल ट्रैकर का अभी यहाँ लिखा हुआ है प्लीज क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो आप ना बड़े इजीली इसका प्रोस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें इसका ना डिटेल्ड होगी कंपनी के बारे में, डिटेल क्या इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होगी। ये देखें, जैसे ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, ये ऑर्गेनिक मीट कंपनी का प्रोस्पेक्टस है जी। ठीक है, इसमें अगेन इनके कौन कौन बैंकर्स होंगे, ये कैसे कैसे मार्केट में उस तरह से जो है वो जाएगी, इनके बुक रनर कौन है। ठीक है, इसी तरह से इनके जॉइंट कंसल्टेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से बैंक्स जो हैं इनके शेयर्स को मार्केट में फ्लोट करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है वो कौन कौन है, यहाँ पे एकेडी सिक्योरिटीज है जी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है, बुक बिल्डिंग पोर्शन विल बी अंडर रिटन बाय एकेडी सिक्योरिटीज। तो एकेडी सिक्योरिटीज जो है यहाँ पे उसका पोर्शन जो है वो उस तरह से जो है वो अंडरराइट करेगी शेयर्स का। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसकी ना प्राइस डिटेल है कि फ्लोर प्राइस जो है वो 18 रुपए है, कि ये 18 रुपए से ना ट्रेडिंग शुरू होगी। ठीक है, अच्छा, अब अगेन इसके बाद स्ट्राइक प्राइस है। ये अगेन स्ट्राइक प्राइस होगी जिसपे एक्चुअल में कोर्ट एग्जीक्यूट होगी। जब मार्केट खुलेगी तो वो ट्रेड तो अगेन बिड की जाएगी। तो बिडिंग के बाद ना आपकी जो है वो स्ट्राइक प्राइस एक डिसाइड होगी, फिर उसके बाद इशू प्राइस एक डिसाइड की जाएगी। अल्टीमेटली देखो बच्चा, होता है कि मैं कहता हूँ कि ये सिक्योरिटी ना मैं 100 रुपए में खरीद लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ 5000 शेयर बेचना चाहता हूँ। तो 5000 शेयर जो है ना वो इन्हें नहीं चाहिए होंगे, इन्हें डेफिनेटली जो है वो 5000 से ज्यादा शेयर चाहिए होंगे।